धन्यवाद संदीप भाई। प्रणाम बिन्नू भाई। रंजिनी जी नमस्कार। नमस्कार डिनू भाई। नमस्ते कृष्णा जी। हरेंद्र सिंह प्रणाम। संतोष बिष्ट भाई नमस्कार। नमस्कार सुमेधा जी। थोड़ा 2 मिनट रुक लेते हैं, काफी लोग आ रहे हैं तो सबको एक साथ फिर दोहराना पड़ेगा तो। अच्छा, प्रणाम सत्येंद्र भाई। आशीष रौतेला जी नमस्कार। हरीश भाई नमस्कार। भूपेंद्र जी प्रणाम। नितिन भाई नमस्कार। प्रणाम। मनजिंदर भाई नमस्ते। हेलो अखी जी। तो ठीक है साथियों, बातचीत शुरू कर लेते हैं। अ, बहुत लंबा तो नहीं होने वाला है, पर आज क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा चीज़ों को हम समझ लेंगे और क्या स्थिति है जोशीमठ में, और अ, लोग क्या सोच रहे हैं
ये जो आशंका, असंतोष, सब और आक्रोश इन लोगों में दिखाई दे रहा है, थोड़ा उसकी एक झलक। और बाकी जो सरकार चाह रही है, सरकार क्या कह रही है, थोड़ा उसकी एक भूमिका। वैसे जिस दिन ये बैठक हुई है 20 तारीख को आपदा प्रबंधन सचिव साहब की, तो उस दिन काफी लोग वहां मौजूद थे, 150-200 लोग जोशीमठ के थे। तो इसलिए ज्यादातर लोगों ने जो उन्होंने वहां कहा है वो सुना है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को तक ये सूचना नहीं पहुंची, उनके लिए मैंने कोशिश की फेसबुक पर अ, उस मीटिंग में जो हुआ वो लिखने की, और उसके अलावा भी जो उसके निहितार्थ हैं, यानी कि वो जो कहना चाह रहे हैं उसको भी मैंने अपने पोस्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसको पढ़ नहीं पाए या पढ़ नहीं पाते हैं, और कुछ लोग बहुत दूर, जिनको उसके बावजूद भी चीजें बहुत स्पष्ट नहीं हो पाती, उनके लिए था कि आज थोड़ा सा कम से कम जो यहाँ चल रहा है लोगों के बीच में, और जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है उस पर थोड़ा बातचीत आ जाए। तो बात यहीं से शुरू करें कि उस दिन जो है, जो 20 तारीख को हुआ है, तो उसमें पहले तो ये तय था, जो हमको पता चला या हम तक सूचना आई या जो पत्र हमको दिया गया, उस पत्र में तो ये था कि भाई केवल नगर पालिका के जो पूर्व सभासद हैं 9, और जो पूर्व अध्यक्ष हैं नगर पालिका के, और उनके अलावा 10-12 लोग और, जो तथाकथित तौर पर उनके द्वारा जो माना गया कि जो लोग यहाँ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके साथ जो है वार्ता करने का कार्यक्रम था। लेकिन क्योंकि ये सूचना 2-1 दिन पहले आ गई, और उससे पहले जो है वो जो नक्शा है, वो जो मैप है, वो लोगों तक पहुंच गया, जिस नक्शे में ये दर्शाया गया था कि कौन कौन से इलाके जो है डेंजर जोन या हाई रिस्क जोन, यानी कि जो सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो खतरनाक क्षेत्र हैं, उनका जो नक्शा था वो एक दिन पहले लोगों को मिल गया। हमने भी उसको देख लिया, जिसकी वजह से बहुत सारी लोगों में आशंकाएं फैल गईं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग नगर पालिका पहुंच गए। तो इस तरह से ये अच्छा हुआ कि लोग, ज्यादा लोग वहां मौजूद थे और सबने सुना जो उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने जो है पहले वो नक्शा दिखाया, और उस नक्शे में जो डेंजर जोन है उनको एक्सप्लेन किया। अब जब लोगों ने वो डेंजर जोन वाला जो नक्शा है, जिसको कि संवेदनशील जो क्षेत्र हैं जोशीमठ के, वो जब दिखाए गए, तो उसमें हम देख रहे हैं कि पहले से जो अनुमान हम लोगों का था वो तो थे ही उसमें, लेकिन उसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र उसमें शामिल थे जो हमारे अनुमान में भी नहीं थे, हमारे ख्याल में भी नहीं थे। उसके बाद जो है ये तो ठीक हो गया। उसके बाद लेकिन जो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास ये प्रस्ताव है कि ये जो भी जगह हैं हमने अभी आपको नक्शे में दिखाई हैं, और जो चिन्हित जगह हैं, और जो अ, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित हैं, इन जगहों को खाली करना होगा। अच्छा, खाली करना होगा एक बात है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इसमें, यहाँ हम लोगों ने जो गौचर के सामने एक जगह है बमोत, वहां 26 हेक्टेयर जमीन हमारे पास है, और उस भूमि पर हम लोग वहां आप लोगों को बसाएंगे और वहां एक टाउनशिप बनाएंगे। अब ये होगा कि जिन लोगों के, जो लोग चाहेंगे कि घर के बदले घर मिले, तो उन लोगों के लिए ऐसा होगा कि जैसे किसी मकान में 2 परिवार, 3 परिवार, 3 भाई रहते हैं, तो उनको अलग अलग घर दिए जाएंगे। और अगर आप चाहेंगे कि घर के बदले पैसा मिले, तो आपको पैसा दे दिया जाएगा और आप वो पैसा बांट लें। भूमि के बदले अगर आप भूमि चाहेंगे तो वो भी बमोत में मिलेगी। और इस तरह से वो प्लान है। इससे ज्यादा उसमें कोई और विस्तार में नहीं है, कि उसके अलावा नहीं है। सिर्फ इतना कि घर के बदले घर मिलेगा, घर वहां बमोत में बनाया जाएगा। एक परिवार अगर एक मकान में रहता है तो उसके बदले एक घर, और अगर किसी मकान में 3 परिवार, 4 परिवार रहते हैं तो उनको अलग अलग 4 घर दे दिए जाएंगे। वो 2 रूम सेट होंगे, यानी 2 BHK, यानी
2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन, इस तरह का हम बना करके आपको दे देंगे। अच्छा, और ये इससे पहले जो है हम आप लोगों से एक फॉर्म भरवा लेंगे जिसमें आप विकल्प भरेंगे और उस विकल्प के आधार पर ये आपको कर दिया जाएगा। ये उनका प्रस्ताव था। इस पर फिर वहां बहुत सारे सवाल उस मीटिंग में हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न उठाए और अंत में जो है अ, हमने जो सवाल उठाया उसमें हमने भी जो उस पूरे प्रस्ताव की विसंगति है उसको उनके सामने रखा और ये कहा कि भाई देखिए, आपने जो नक्शा हमको दिखाया है, इस नक्शे में ये दिखाई दे रहा है कि एक क्षेत्र जो है जो आप कह रहे हैं असुरक्षित है या डेंजर जोन है, उसके बगल में ही लगता हुआ जो सेना का क्षेत्र है, क्योंकि जोशीमठ में सेना कोई का उसका कोई अलग से कोई क्षेत्र नहीं है। यहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा कैंटोनमेंट एरिया नहीं है। ये तो सिविल क्षेत्र में ही सेना भी रहती है और सेना और सिविल जो है आपस में मिली जुली है, यानी अगल बगल रहती है। और कई कई जगहों पर तो उनकी बाउंड्री भी बहुत डिफाइंड नहीं है, केवल एक तार है, कटीला तार। उस कटीले तार के उस तरफ जो है सेना है और इस तरफ सिविल क्षेत्र है। तो ये कैसे संभव है कि उस कटीले तार के उस तरफ जो है सुरक्षित क्षेत्र है और उस कटीले तार के इस तरफ जो है असुरक्षित क्षेत्र है? तो ये संभव नहीं है। कोई भी वैज्ञानिकता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर जो है ये जो सेना का जो क्षेत्र है वो बहुत सुरक्षित है, तो फिर हम लोगों का, क्योंकि पुराना जो है प्रस्ताव है 2010-11 में भी हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, जब यहाँ सतपाल महाराज जो है रक्षा मामलों की विशेष कमेटी के संसद में सदस्य थे, तो हमने उनके सामने भी ज्ञापन दे करके कहा कि सेना जो है यहाँ और सिविल का जो क्षेत्र है इसमें आपस में टकराहटे हैं, तो लिहाजा सेना को आगे भेजा जाए। ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि इस आंदोलन के दौर में भी, जब जनवरी 2030 में हमारी लड़ाई शुरू हुई, उस समय में भी एक ज्ञापन में हमने बिल्कुल विस्तृत तौर पर इसको लिखा कि सेना और सिविल जो है यहाँ रहते हैं, तो सेना के क्षेत्र को अगर खाली करा दिया जाएगा तो जोशीमठ का बहुत भार कम हो जाएगा और सेना को आगे भेजा जा सकता है, क्योंकि अब तो मौसम भी ऐसा नहीं रहा और सीमा के पास लगी हुई बहुत सारी खाली जमीन वहां है और सेना वहां जा सकती है। तो लिहाजा हमने कहा कि आप ये कर सकते हैं कि सेना क्षेत्र को खाली करवा करके और वहां सिविल आबादी रह ले। और इसके अलावा 1962 में जब हमारी जमीनें फौज ने ली, तो उसका बहुत सारे जमीनों का हमें पैसा भी, मुआवजा भी नहीं मिला, बल्कि जो है कुछ जमीनें तो उसके बाद से लगातार, बल्कि अभी कुछ सालों पहले तक भी फौज के द्वारा कब्जाई जाती रही। उनका कहीं कोई नियम कानून नहीं, जहां मर्जी आई उन्होंने वहां अपना तार लगाया और वो जमीन उनकी हो गई। तो लिहाजा जो है उस भूमि का हमें मुआवजा न दिया जाए, अब हमें चाहिए भी नहीं, और उस भूमि को खाली करवा करके वो भूमि हमें दे दी जाए। ये बात मैंने वहां बैठक में रखी और उससे अलावा ये भी उनसे कहा कि विस्थापन पुनर्वास जो है वो कोई बहुत इतना सरल बात नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको मकान के बदले मकान दे देंगे और ये हो जाएगा, और या मकान के बदले पैसा दे देंगे। इतना सरल आसान बात नहीं है ये। आपने अभी तक जो है सोशल इम्पैक्ट जो असेसमेंट होता है वो तक नहीं करवाया और आप चले हैं विस्थापन पुनर्वास करने लोगों का। खैर, ये बात यहाँ हुई। अब इसके बाद जो है हमने पता करना शुरू किया कि भाई क्या इसमें कोई और सरकार ने फैसले ले लिए हैं, कोई लिखित इनके पास डॉक्यूमेंट है, कुछ है? कुछ नहीं है। आज भी मैं तहसील में गया और मैंने कहा कि भाई जो उस दिन 20 तारीख को उन्होंने बात कही, कहीं उसका कोई लिखित आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? कोई नया जियो आया है? एक जियो तो आया था जो फरवरी के महीने में आया, जिसमें पैसों का जिक्र था कि भाई आपके मकान का कितना पैसा मिलेगा, यानी जो रेट तय हुआ था कि 32,000 रुपया स्क्वायर मीटर या 36,000 रुपये स्क्वायर मीटर, वो उस जियो में आया। और उस जियो में ही आया कि व्यावसायिक भवनों को कितना पैसा मिलेगा, गैर व्यावसायिक को क्या मिलेगा। इसके अलावा जो है कोई नया जियो आपके पास है? तो तहसील में कोई नया जियो नहीं है। ये जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है बैठक में सचिव साहब ने, क्या उस प्रस्ताव का कोई लिखित आपके पास डॉक्यूमेंट है? नहीं है।
हम लोग जो लगातार मांग कर रहे हैं और हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं, उनकी एक प्रमुख मांग है कि विस्थापन पुनर्वास की विस्तृत नीति बनाई जाए। कहीं वो नीति आई है? कोई नीति नहीं है। तब आप जो है ऐसा प्रस्ताव लेकर के मौखिक तौर पर कैसे आ गए? और इससे जनता में अफरा तफरी, आक्रोश, असंतोष, लोग यहाँ परेशान हैं कि हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे। क्योंकि किसी आदमी का केवल मकान नहीं है यहाँ, उसका बिजनेस है, उसका व्यवसाय है, उसका रोजगार है। उसके बारे में आपने क्या सर्वे किया? उसके बारे में क्या विकल्प आपके पास है? उसके बारे में क्या सोचा गया? कुछ नहीं। जब किसी आदमी ने ये बात कही कि भाई हम तो हाईवे के पास यहाँ रहते हैं और ये प्रमुख जगह है, वहां जंगल में हम कैसे जाएंगे? तो एडीएम साहब जो वहां मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि हम तो अरे उसको हाईवे से जोड़ देंगे, पुल बना देंगे वहां, और फिर वहां आप होम स्टे चलाइए। गजब बात है, इतनी नॉन सीरियस बात है। मतलब लोगों को आप उजाड़ रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं, और आपकी गंभीरता का यह आलम है कि आप कह रहे हैं कि हम वहां पुल बना देंगे और फिर आप वहां होम स्टे चलाइए। कौन चलाएगा वहां होम स्टे? कहाँ बनेगा पुल? सालों साल हमने उनसे पूछा कि ये जो सारी प्रक्रिया है, इसका कोई टाइम फ्रेम है? कोई टाइम फ्रेम नहीं। कितने समय में ये करने का आपका विचार है? कोई योजना है? कोई प्लानिंग है? कुछ नहीं। इसके अलावा जब हमने कहा कि भाई स्टेबलाइजेशन को लेकर के तमाम बातें हम लोगों ने लगातार, हमारी मांग थी कि जोशीमठ के स्थिरीकरण के लिए तत्काल योजना बनाई जाए। साल भर से ज्यादा हो गया, कहाँ है वो योजना? कोई योजना नहीं है। कितने समय में हो जाएगा? मैंने ऐसे ही पूछा, क्या रैंडमली, क्या 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में, कितने समय में आप समझते हैं कि जो है जोशीमठ का स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, यानी स्थिरीकरण हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, 3.5 नहीं, 3.5 मान के चलिए। नहीं नहीं नहीं, 3 मान लीजिए, 3 साल में। अच्छा ठीक है साहब, 3 साल में जब आप जो है इस जगह को स्थिर कर देंगे, ठीक कर देंगे, आप ये मान रहे हैं, क्योंकि आप उस पर 500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जोशीमठ को स्टेबलाइज करने में आपका 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होना है। तो जब ये जगह स्थिर हो जा रही है, स्टेबलाइज हो जा रही है, तब आप लोगों को यहां से हटा क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से। तो ठीक है भाई, सुरक्षा तो बहुत जरूरी चीज है, इसी की लड़ाई थी हमारी कि लोगों को सुरक्षित किया जाए। तो फिर हमने पूछा कि भाई ये जो लोग हैं, अगर वो जो है अपनी जमीन पर वो जो पुराना घर है उसको टूटने के बाद नया घर बनाना चाहें, उसके लिए कितना समय आप समझते हैं कि वो देखा जाएगा कि ये जगह स्थिर है कि नहीं है, ये सुरक्षित रहेगी कि नहीं? तो उन्होंने कहा 6 साल। तो मान लीजिए कि 6 साल के लिए मैं अपनी जगह खाली रखता हूँ, 3 साल में उससे पहले आप स्टेबलाइज कर लेते हैं पूरे जोशीमठ को, तो फिर आप मुझे वहां बमोत क्यों भेज रहे हैं? तब तो वो जो हमारा प्लान था, जो शुरू में हमने प्रस्तावित किया 5 जनवरी 2023 को, जो हमारा समझौता हुआ आपके साथ, प्रशासन के साथ, उस समझौते में हमने कहा कि आप जो है 2000 से ज्यादा वो बना लीजिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स। उन्होंने कहा 2000 किया, हम तो 4000 बना देंगे। 2000 एनटीपीसी बना देगी, 2000 एससीसी बना देगी, 4000 हम जो है आपको प्री फैब्रिकेटेड हट बना करके दे देंगे। तो अगर आप 4000 प्री फैब्रिकेटेड हट बना के दे दिए होते, तो फिर तो ये बात सही हो गई थी कि 3 साल हम उसमें रहते और देखते कि स्टेबलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो जाती जगह और स्थिर रहती, ठीक रहती, तो हम अपने घर में शिफ्ट होते, और नहीं होता तो फिर हम आसपास जहां भी संभव होता वहां जाते। वो भी आपने नहीं किया। लोगों ने यहां तक कहा कि आप तो बात कर रहे हैं बमोत की, जो यहां से 100 किलोमीटर दूर है। लोग यहां से 13 किलोमीटर दूर ढाक नहीं गए, वो क्या वहां चले जाएंगे? और केवल चले जाना मामला नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ बहुत सारा लोगों के सांस्कृतिक, लोगों के धार्मिक आस्था, आपसी संबंध, उसकी सामाजिकता, उसकी सामुदायिकता, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई। इसका कहाँ अध्ययन है आपका? जैसा कि मैंने लिखा भी फेसबुक में, किसी ने वहां पूछा कि भाई ये पूरा नरसिंह मंदिर, इसके का जो इलाका है, जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है, उसका नाम नरसिंह मंदिर गांव नहीं है, पुराना नाम उसका जोशीमठ ही है। यानी वो जो है जोशीमठ का मूल गांव। तो पूछा गया कि भाई इसका
क्या होने वाला है इस मंदिर का? तो उन्होंने कहा, अरे नहीं, क्या बात करते हैं, मंदिर बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी, मंदिर बचाया जाएगा। तो मंदिर से लगे हुए तो लोग वहां रहते हैं, उनको क्यों नहीं बचाया जाएगा, उनका क्या किया जाएगा? उसके बारे में कोई आपका प्लान नहीं है, कोई विचार नहीं, सिर्फ ये प्लान है कि उनको उठा के यहाँ से भेज देना है। और अभी जब मैं आपके साथ ये लाइव कर रहा हूँ, उससे थोड़ी देर पहले एक पत्र अभी दिखाई दिया है, व्हाट्सएप पे सब जगह दिख रहा है। वो पत्र जो है, वहीं जो बमोथ जो जगह है, वहां के ग्रामीणों ने एक पत्र जिलाधिकारी को दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जगह जो है, आपने हमसे कहा था कि वेलनेस सिटी यहाँ कुछ बनेगी, यानी कि वहाँ जो है कोई अस्पताल इत्यादि कुछ बनने वाला था बड़ा, और बजाय वो बनाने के आप जो है यहाँ जोशीमठ के लोगों को ला रहे हैं, जो कि हमें कतई स्वीकार नहीं है। और अगर प्रशासन इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता, तो फिर हम जो भी करेंगे आंदोलन इत्यादि, उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। ये पत्र उनका आया है अभी, बमोथ वालों का। यानी कि जिस दिन सचिव साहब यहाँ हमसे बात कर रहे थे, प्रस्ताव रख रहे थे, उससे पहले उन्होंने बमोथ वालों से भी नहीं पूछा कि भाई वो लोग यहाँ आने वाले हैं, उनका क्या होगा, कैसा होगा। उनसे भी पूछने की जरूरत आपने महसूस नहीं की। हमसे तो नहीं पूछा था, हमसे तो कोई सलाह मशविरा नहीं हुआ, लेकिन उनसे भी नहीं पूछा। अब इसमें होना ये था जो कि किया जाना था कि पहले लोगों का आप यहाँ जो है सोशल इम्पैक्ट जो असेसमेंट है, उसका सर्वे होता, लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हें सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाता, और उसके आधार पर आप एक प्लान बनाते, नीति बनाते, और उस नीति के तहत फिर आप उसको हमारे सामने रखते और उसमें बातचीत होती, जो हमारे ज्ञापन में है, डिटेल हमने। और सिर्फ ज्ञापन में नहीं लिखा, बहुत सारी वार्ता हमारी तो सचिव साहब से पहले भी वार्ता हुई, डीएम साहब से, सभी साहबों से, जितने साहब होते हैं, और उनके सामने विस्तृत तौर पर हमने पूरी योजना उनके सामने रखी। बल्कि शुरू में जब मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, तब भी हमने कहा कि देखिए, विस्थापन जो है और पुनर्वास एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, और इसमें जो है बहुत तरह की चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, लोगों के रोजगार का, उनके सांस्कृतिक संबंधों का, उनके बाकी चीजों का। तो लिहाजा आप एक कमेटी बनाइए, और उसमें हमको भी, यानी कि जनता के लोगों को भी शामिल कीजिए, ताकि आपको जो है व्यावहारिक सुझाव मिल सके। ये हवाई जो ऊपर से आप ला रहे हैं, ये नहीं, जमीनी तौर पर कि कैसे इसको किया जा सकता है। वो नहीं सुना गया। उसके बाद भी हम लगातार इस बात को कहते रहे कि स्थानीय स्तर पर आप कमेटी बना लीजिए, डीएम के साथ हमको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी आप बना लीजिए। कुछ नहीं। अभी भी हमने लेटेस्ट जो परसों भी ज्ञापन सचिव साहब को दिया है, उसमें भी इस बात को दोबारा से लिखा है कि कम से कम, और कुछ नहीं, चलिए आप हमको नहीं अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहते, तो कम से कम एक मॉनिटरिंग कमेटी बना लीजिए, कि जो यहाँ आप जो है स्टेबलाइजेशन के काम करेंगे, बाकी काम करेंगे, उस पर कम से कम उसकी मॉनिटरिंग हो सके। क्योंकि पहले हम लोगों ने देखा है कि 2010 का जब हमारा समझौता हुआ एनटीपीसी का, उसमें भी हमने इस बात को कहा था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बने। तो अगर वो बन गई होती, तो आज तक जो है वो योजना जो आनी थी पानी वाली, वो आज तक आ गई होती, या बाकी जो उसमें काम होने थे वो हो गए होते, यानी कि जोशीमठ के लोगों का जो इंश्योरेंस होना था वो हो गया होता, लेकिन नहीं बनी वो कमेटी। तो इसलिए हमने दोबारा से इस बात को रखा कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बने, ताकि कम से कम समयबद्ध तरीके से स्टेबलाइजेशन के काम हो सके और गुणवत्तापूर्वक हो सके, ताकि लोगों की निगाह उस पर रहे, नजर रहे। तो सरकार का रवैया तो ये है कि वो तो चाहते ही नहीं कि उनके किसी काम पर लोगों की नजर हो, या कोई उसमें दखल अंदाज हो, या लोगों से पूछा जाए। ये एक बात है। अब जो उन्होंने जिस तरह से पूरा किया है, नक्शा जो आया है, उसमें अब जो ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है, क्या है जो ज्यादा आपत्तिजनक बात है, उसमें वो कह रहे हैं कि अभी हमने जहां निशान लगाए हैं, हाई रिस्क जोन, लो रिस्क जोन, उसमें जो है बदलाव हो सकता है। यानी कि जो आज के दिन पर लो रिस्क में है, यानी जो कम संवेदनशील क्षेत्र है, यानी कम असुरक्षा वाला क्षेत्र है, कल वो भी डेंजर जोन में आ सकता है। ये एक बात है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए, अगर कोई क्षेत्र जो है उसमें शामिल नहीं हुआ है, तो आप हमें बताएंगे तो हम उसको शामिल कर लेंगे। ठीक है साहब, यानी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट का कोई अर्थ नहीं है। उन वैज्ञानिकों ने क्या किया फिर, जब हमारे कहने पर आपको डेंजर जोन बनाना है किसी को। अब इससे और आगे जाइए, उसमें वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपके बगल में कोई मकान हो, घर हो, वो जो शामिल ना हो पाया हो,
तो अगर आप हमको लिख करके देंगे तो हम उसको भी शामिल कर लेंगे डेंजर जोन में। अब ये क्या बात है साहब, ये कौन सी वैज्ञानिकता है? इसके और आगे जाइए, उसमें वो कहते हैं साहब कि देखिए हमने जो मार्क किया है, जो लाइन लगाई खींची है डेंजर जोन वाली, उसमें क्या हुआ, किसी का आधा घर आ रहा था। तो हमने कहा कि आधा क्यों लिया जाए, पूरा ही क्यों ना ले लिया जाए, तो हमने उसको पूरा ले लिया। ठीक है साहब, उसका पूरा घर ले लिया आपने, और ठीक उसके बगल में एक दूसरा घर है, जहां वो लाइन है पीली वाली या लाल वाली, जो डेंजर वाली लाइन है, उस लाइन के ठीक बगल में जो है दूसरा घर भी है, वो घर उसमें शामिल नहीं है। यानी कि ये घर तो जो इधर वाला है ये तो असुरक्षित है, और उसका लगा हुआ घर जो है, उससे लगता हुआ दूसरा घर सुरक्षित है। ये कैसे संभव? रविग्राम में जहाँ की एनटीपीसी का पूरा सेटअप है, वहाँ उनका कार्यालय भी है, उनकी कॉलोनी भी है, सब कुछ है। वो क्षेत्र जो है मैं खुद देख के आया, और 1.5 साल पहले भी देख के आया। तब वहाँ जो धसाव था वो लगभग 1 फीट या 1.5 फीट का धसाव था। आज के दिन पर वो धसाव बढ़ करके 5 से 6 फीट हो गया है। वो पूरा इलाका नीचे की तरफ जा रहा है, सबसे असुरक्षित है, लेकिन वो डेंजर जोन में नहीं है। आर्मी का इलाका, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं उसके। आर्मी के क्षेत्र में मैं गया हूँ, उनके भवनों को देखा है। वहां से और भी फोटोग्राफ हमारे पास हैं, पुराने हमने लिए हैं। दरारें वहां हैं, लेकिन आर्मी का एक भी इलाका, सेना का कोई भी क्षेत्र असुरक्षित नहीं है। सेना सुरक्षित है। तो ये जो विसंगति है उसमें, ये जो है संदेह पैदा करती है कि एनटीपीसी का पूरा सेटअप जो है कैसे सुरक्षित है, और रविग्राम जो है उसके ठीक बाजू में वो असुरक्षित हो गया। तब लोगों की इसको लेकर के आशंकाएं, तब लोगों का इसको लेकर के संदेह। संदेह क्या है कि आप सेना के क्षेत्र को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब आप सेना का विस्तार करना चाहते हैं जोशीमठ में। आप एनटीपीसी को बचाना चाहते हैं, यानी कि जिस दिन रविग्राम आपका खाली हो जाए तब एनटीपीसी वहां ऊपर आ जाए, यानी कि उसको बचाना चाहते हैं। जबकि सबसे ज्यादा इसमें तर्कपूर्ण ये होता कि दोनों क्षेत्र को, एनटीपीसी को तो उस परियोजना को ही बंद करना चाहिए, जो कि यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ की पूरी तबाही के लिए है, बजाय ये करने की। क्योंकि कल के दिन भी अगर आप दोबारा से उस परियोजना को शुरू करते हैं, विस्फोट करते हैं, तो इलाका फिर नीचे जाना ही जाना है। भले आपकी रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, भले उसमें लेपापोती है, वो सब हमने पढ़ी है, देखी है कैसे आप बचाने की कोशिश किया उसमें। तो ये जो चीज है ये लोगों में संदेह पैदा कर रही है कि ठीक एक तार बाढ़ के उस तरफ का क्षेत्र सुरक्षित, और एक कंटीले तार के इधर का क्षेत्र असुरक्षित कैसे है। इसमें कौन सी वैज्ञानिकता है, इसमें कौन सी तार्किकता है, इसमें कौन सा तर्क है? तो ये जो चीज है ये लोगों में संदेह पैदा कर रही है। कहीं भी विस्थापन इतनी दूर नहीं होता कि आप इतनी दूर आप कर लें, जबकि यहाँ आसपास जगह मौजूद है। जब शुरू में हमारी बात हुई मुख्यमंत्री जी से भी, और बल्कि एक दिन जब रात को मुझे जो है इसी जो ये भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने घर पर बुलाया, और वहाँ उन्हीं के पार्टी के 2-3 लोग यहीं जोशीमठ के मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या विकल्प है जोशीमठ में, वो विकल्प हमने दिए उनको भी, सरकार को भी दिए, सचिव साहब को भी दिए, डीएम साहब को भी दिए, और वो विकल्प मौजूद है। तो उन पर क्या विचार है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब बातें हैं। तो उस पर कोई बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई, है ना? तो अब लोगों के सामने विकल्प क्या है? क्योंकि अफरा-तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अपने भविष्य को लेकर के आशंकित हैं। लोगों की दुकान तो बच जा रही है, लेकिन मकान चला जा रहा है, वो रहेगा कहाँ? उसका व्यवसाय का क्या होगा? लगभग जो है 50 से ज़्यादा होटल और होम स्टे उसके दायरे में आ जा रहे हैं, उनका क्या होगा? अब वो एडीएम साहब तो जो कह रहे हैं कि वहाँ होम स्टे चला लेना, वहाँ जाकर के बमोत में, तो ये तो संभव है नहीं। लोगों ने पचासों साल लगा करके यहाँ अपना व्यवसाय जमाया है, सब किया है, इसके लिए आपके पास कोई योजना नहीं। तब इसमें हम लोगों के पास क्या वो है? तो खैर परसों 2 दिन पहले जो है गांव वालों ने, डाँडों के लोग जो कि उस प्रभावित
में आ गए हैं और पूरा गांव ही वहां से शिफ्ट किया जाने की बात हुई है, वहां हमको बुलाया, तो वहां हमने बातचीत की है लोगों से, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में बहुत सारी बातें लोगों ने कही हैं। और हमारी योजना है कि हम बाकी जगहों में भी, बाकी वार्ड में भी लोगों के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे। और अभी ये जो है, जो भी ये पूरी प्रक्रिया है, यानी जो अभी तो कुछ दिनों बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प पत्र आ जाएंगे, फिर वहाँ जो है वो जगह जगह पर ये मार्किंग लग जाएगी, ये सब होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में भी अभी बहुत समय लगने वाला है, लेकिन ये प्रशासन को समय लगेगा, ये जो भी वो करना चाहते हैं उसको लेकर के उनको समय लगेगा। लेकिन हम जो करना चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। हमको जो करना है वो हमको अभी करना है, हमको अभी से बैठना है, अभी से सोचना है, और अपनी जो हमारे पास जो विकल्प है, हमारे पास जो योजना है, हमने जो सोचा है, उसको जो है सरकार तक कैसे सरकार हमारी बात सुने, इस तक ले जाना है। तो यहां तक सरकार को ले जाना कि वो हमारी बात सुनने को मजबूर हो, हमारी बात सुने और उस पर बात करे। वो अपना ऊपर से किया हुआ न थोपे हम पर, जो कि हमारे लिए खतरनाक होगा, न सिर्फ हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए भी। क्योंकि जोशीमठ जो है सिर्फ हमारी व्यवसाय की जगह नहीं, हमारे रहने की जगह नहीं, हमारी मातृभूमि नहीं है, हमारी पहचान की भी बात है। वो हमारे पहचान का भी, अस्तित्व के भी, होने न होने का भी मामला है। हमारी पहचान है इस नगर से। तो कैसे ये सब बचे, कैसे ये भी बचे, यानी सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे, ऐसा क्या किया जा सकता है? ऐसे विकल्प मौजूद हैं, ऐसे हमारे पास सुझाव हैं, इस पर बात हो सकती है। लेकिन ये तब होगा जब सरकार उसको सुनने को राजी होगी। अब वो वैसा कर देगी जैसा उसने बद्रीनाथ में किया, कि ऑफ सीजन में लोगों को नोटिस पकड़ा दिए, जब लोग वहां नहीं थे, बद्रीनाथ पूरा बंद था, और नोटिस चस्पा किए, और सीजन खुलने से पहले पहले उनके मकान ध्वस्त कर दिए, तोड़ दिए। ऐसा कर देगी, या वो जैसा उन्होंने बनारस में किया, या बाकी जगह कर रहे हैं। तो वैसा ना हो, और जो भी हो रहा है उसमें हमारी सहमति, हमसे सुना जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमारे सुझाव लिया जाए, एक तरफा कार्यवाही ना हो। ऐसा कैसे हो? तो ये करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमको अपनी तैयारी करने के लिए समय नहीं है। सरकार के पास अभी समय है, जो भी ये प्रक्रिया होने वाली है इसमें समय लगेगा, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो इसमें अब क्या किया जाए? तो इसमें यह है कि जैसे हम बैठे हैं अभी एक गांव में, बाकी जगह भी, और एक सहमति हमारी बने, बातचीत हो, हमारी योजना बने, और आंदोलनात्मक पहलकदमी उसमें हो, ताकि एक दबाव सरकार पर पड़े, और उस दबाव के तहत फिर हम सरकार के साथ बातचीत में जाएं और अपने सुझाव वहां दे सकें। ये जो इंडिविजुअल अलग 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 सुझाव देने वाला जो मसला है, ये खतरनाक है ना। इसमें क्या होने वाला है, अब कोई एक आदमी या हमारे गांव के 4 आदमी भी किसी बात पर सहमत हो गए, तो सरकार वो सारी सहमति सब पर न थोप दे कहीं। इसलिए हम सबका एक मत होना, एक जगह इकट्ठा होना, एकजुट होना, संगठित होना आवश्यक होगा। और उसके बाद हमारी जब एकजुट एक आवाज हो जाएगी, तब सरकार उसको सुने और उस पर बात करे। ये किए जाने की जरूरत है। हाँ हाँ, वो बात सही है मनजिंदर भाई, अगर पानी, अभी तो वो दूर की बात है, दूर की कौड़ी, वो परियोजना बनेगी नहीं बनेगी, अभी तो यही बात है। तो ये कुल मिलाकर के मेरी बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। इसके बाकी और बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इस पर फिर हम जैसे जैसे वार्ड में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, तो उसमें और सारी चीजें निकल करके आएंगी। बाकी बहुत सारी चीजें लोगों ने पकड़ ली है ना। वो लोग खुद ही इस बात तक पहुंच गए हैं कि भाई ये पूरा शहर खाली करा करके, और जब आप इसको स्टेबलाइज कर देंगे तो आप इसको किसको देने वाले हैं, किसके लिए किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, किसको इसका लाभ होने वाला है? क्योंकि जोशीमठ कोई सामान्य जगह नहीं है, ये पर्यटन नगरी है। यहाँ औली है, यहाँ बद्रीनाथ है, यहाँ हेमकुंड है, यहाँ फूलों की घाटी है। तो यहाँ तो पर्यटक, इसी साल बद्रीनाथ में 20 लाख से ज्यादा पर्यटक आए हैं माना, या तीर्थ यात्री आए हैं। अगले सालों में बढ़ेगा। आप, पूरी सड़क खाली हो रही है, आप देखिए नरसिंह मंदिर वाली, उधर वाली, वो पूरी चौड़ी होने की उसकी गुंजाइश बन रही है। आप हेलीपैड के बगल का गांव खाली करवा रहे हैं। कितने हेलीपैड की जरूरत है जोशीमठ में? हेलीपैड ही हेलीपैड है यहाँ, क्यों और की जरूरत है? तो ये समझिए,
ये सब अवस्थापना जो बन रही है, यानी जो बुनियादी ढांचा यहाँ बनाने की कोशिश हो रही है, ये किसके लिए? तो ये सब पर लोग जानते ही हैं सरकार के जो प्रिय लोग हैं वो कौन है। तो ये सब तरफ लोग इशारा कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये संभव है जो आप लोग अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन हमारी अपनी जो सुरक्षा है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जहाँ लोगों का रहना सुरक्षित नहीं है, उनको बिल्कुल शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन कहाँ किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उस पर बात जरूर हो। तो ये अ, एक बैलेंसिंग उसमें एक अ, उसके साथ हम कैसे पहुंचे कंसेंसस पर सरकार के साथ। सरकार तभी सुनेगी जब आपका दबाव होगा, जब आपकी एकता होगी, एकजुटता होगी, तब आपकी सुनी जाएगी। ये अलग अलग जो हम डिफरेंट वॉइसेस अगर हमारी होंगी, अलग अलग आवाजें होंगी, तो फिर उस पर कोई बात नहीं हो पाएगी। इसलिए इस पर सोचने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। और इसको लेकर के हम कोशिश करेंगे कि जल्दी। मैं आज भी सभी वार्ड का मैंने सर्वे आज भी कुछ जगहों गया, कल भी गया था, और हम वो सब देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। और फिर लोगों के बीच में भी कुछ जगहों पर गए हैं और एक आध दिन में ये योजना बनाएंगे। तो आपसे भी ये उम्मीद है, ये अपेक्षा है कि आप भी अपना संयत रहते हुए, धैर्य में रहते हुए चीजों को कैसे वो करना है, अपने नेतृत्व पर भरोसा करते हुए उसमें एकजुटता अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम लोग बैठेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, फिर उस पर बहस कर लेंगे। तो आज मुझे इतनी ही बात थी। अगर अब ये इसका तो ये तो ठीक है, तो फिर यही मेरी बात है। और ये आपसे अपेक्षा रहेगी, उम्मीद रहेगी कि इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि इसीलिए मुझे लाइव करना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है, इसके जरिए ज़्यादा लोगों तक बात जा सकती है और लोग आराम से इसको सुन भी सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं, सहयोग करें, समर्थन करें। और फिर अ, एक आध दिन में फिर थोड़ा सा और भी तथ्यों के साथ में जो है आपके बीच में आऊँगा, और सारी बातों के साथ, ताकि हम और ज़्यादा पहले अपने आप को हमारे पास सूचनाएँ पर्याप्त हों, हमारे पास जानकारी पूरी हो, और फिर हम उस पर आगे लड़ सकें, बोल सकें। तो यही बातचीत है। और फेसबुक में आपका जुड़ने के लिए, यहाँ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे हमको सहयोग की, समर्थन की अपेक्षा रहेगी। और पहले भी आप लोगों ने किया है, आगे भी मिलेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। बहुत धन्यवाद।